लोग, तो आज आइए पढ़ते हैं हम लोग क्लास 10 का श्वसन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है श्वसन में। श्वसन तंत्र भी पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। इस वीडियो को पूरी तरीके से ध्यान से देखना। आपको इस वीडियो से ये चैप्टर यानी कि ये जो टॉपिक है श्वसन, ये क्लियर हो जाने वाला है एकदम आसानी तरीके से, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमको पढ़ना है श्वसन। श्वसन को हम थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि श्वसन के जो टाइप्स होता है उसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। फिर श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे, डिटेल्स तरीके जानेंगे। किस किस जीव में श्वसन का मेन पार्ट कौन सा है वो सब जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो पहले जानते हैं श्वसन। श्वसन जैसे हम भोजन खाते हैं तो भोजन हमारा बॉडी में क्या करता है, एनर्जी उत्पन्न करता है ना। हम जब पोषण करते हैं तो वो एनर्जी उत्पन्न करता है। अब एनर्जी उत्पन्न करने के सिर्फ पोषण ही नहीं है, सिर्फ खाना ही खा ले, नाक बंद कर दे, मुंह बंद कर दे, सांस ना ले, सिर्फ भोजन ही करे तो क्या हमको हमारे बॉडी में एनर्जी मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। इसके लिए श्वसन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में जाता है, पूरी कोशिकाओं में जाता है, तब हमारे अंदर बॉडी में एनर्जी मिलता है, तब हम बोल पाते हैं, तब हम कुछ काम जो काम होता है सब काम कर पाते हैं। तो श्वसन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि श्वसन क्या होता है, जब भी श्वसन करते हैं तो ये ऑक्सीकरण माध्यम के माध्यम होता है, क्योंकि ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऊर्जा का उत्पन्न होता है, ठीक है ना। ऑक्सीकरण में ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं, है ना। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसमें ऊर्जा उत्पन्न होगा। जैसे भोजन करते हैं तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है, उस तरह से यहाँ पे भी श्वसन करते हैं तो उसमें उत्पन्न होता है। अब जो ऑक्सीकरण जो प्रक्रिया होता है वो दो टाइप से, एक वायवीय एक अवायवीय। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे बाद में, पहले इसके बारे में जानते हैं। जब हम श्वसन करते हैं हमारी कोशिकाओं को, एक्चुअली जो हम श्वसन कर रहे हैं, जो भोजन कर रहे हैं, जो भी एनर्जी हम ले रहे हैं, वो एक्चुअली कोशिका को जरूरत पड़ रहा है। हमारे बॉडी में जो कोशिका है ना उसको जरूरत पड़ता है ना। चाहे हम हमारे बॉडी में ग्लूकोज हो या वसा हो या एमिनो अम्ल हो, ये सब जो है टूट के जो एक क्या होता है एटीपी, जो एनर्जी का बोलते हैं, इसको जैव ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव ऊर्जा। जितने प्रकार के जीव होते हैं ना, जितने प्रकार के जीव होते हैं उन सभी के बॉडी में जो कोशिका है, जीवित कोशिका, उसमें जो एटीपी के रूप में ऊर्जा जमा होता है क्या ग्लूकोज को उपयोग करता है ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। क्या करता है बॉडी के अंदर जो जीवित कोशिकाएं हैं वो ऊर्जा को ऊर्जा बनाने के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है। ग्लूकोज हो गया, एमिनो अम्ल का इस्तेमाल करता है जो विखंडन होने की बात करता है, या वसा हो गया या कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो देखा जाए यहाँ पे ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट को ही कहा जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा ऊर्जा मिलता है। ऐसे वसा में सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा वसा में मिलता है, ठीक है ना। लेकिन हम कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा खाते हैं, तो ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट का शक्ल है, ठीक है ना। तो हमारे बॉडी में जो कोशिका होता है, जो जीवित कोशिका होता है, जो जितने सारे जीव हैं उन सभी के बॉडी में जो जीवित कोशिका है, उन कोशिका क्या करता है, ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, और ऊर्जा का इस्तेमाल करके जो है एटीपी के रूप में ऊर्जा जो है स्टोर रखता है अपने बॉडी में, है ना। अब ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। आपको पता है कि हमारे बॉडी में जो कोशिका है, जो जीव है, उसके अंदर जो कोशिका है, कोशिका के अंदर एक पार्ट है जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य के अंदर जो होता है एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक भाग है, उसके अंदर जो ऊर्जा स्टोर रहता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है ना। आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में। अब देखिए जब हम श्वसन करते हैं ना, ये बातें समझ में आ गई, तो हमारे एटीपी का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सवाल पूछता है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है, ठीक है ना, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को जैव ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि जितने सारे जीव है ना उन सभी की जीवित कोशिकाओं में एटीपी के रूप में ऊर्जा इकट्ठा रहता है। अब जैव ऊर्जा बनाने के लिए क्या करता है, कोशिका जो है ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। इसलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहेंगे। अगर बोला जाएगा कोशिकीय ईंधन किसको कहते हैं, तो ग्लूकोज को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जब हम श्वसन करते हैं तो हम सांस ले रहे हैं, तो अब सांस लेने के बाद हमारे बॉडी के अंदर गया सांस, अब जब सांस लेने के बाद छोड़ते भी है सांस, है ना। तो क्या होता है, देखिए हम जब O2 यानी कि ऑक्सीजन सांस लेते हैं, ऐसे तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब जाता है, अभी मैं बताने वाला हूं, सब जाता है बॉडी में। लेकिन यहाँ पे हम जो रिएक्शन होता है ना, जो रिएक्शन होता है जिससे एनर्जी मिलता है, हमको एनर्जी ऑक्सीजन से मिलता है, ना कि नाइट्रोजन से मिलता है, ऑक्सीजन से एनर्जी मिलता है। तो जो ऑक्सीजन होता है वो ग्लूकोज, हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है ना उसके साथ क्या होता है, मिल जाता है। देखिए ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है, आपको याद करना है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है ग्लूकोज का सूत्र क्या है ना। C6H12O6 यानी कि कार्बन के 6 अणु या 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु, ऑक्सीजन के 6 परमाणु। इस सवाल बहुत बार पूछता है कि ग्लूकोज के ऑक्सीजन में कितने परमाणु हैं। तो देखिए ऑक्सीजन में कितने परमाणु, 6 परमाणु हैं। तो जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है तो एंजाइम के माध्यम से जो बॉडी के अंदर जो क्रियाएं होती है, तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है क्या होता है, रिलीज होता है, यानी कि एनर्जी मिल जाता है। एनर्जी मिलने के बाद वहां पे जो एनर्जी उत्पन्न हो रहा है, वहां पे जो
ऊर्जा निकल रहा है, ठीक है ना, हीट निकल, वहां पर हीट निकलता है। एक्चुअली क्या होता है, ऊष्मा निकलता है। आप देखिए जब सांस लेते हैं और सांस जब छोड़िए तो देखिए सांस जब छोड़िए, चाहे ठंडक दिन में चाहे गर्मी दिन में, ठंडक दिन में तो पूरी तरीके से पता चलेगा एकदम गर्म हवा निकलेगा, गर्मी दिन में अभी भी ट्राई करो तो देखिए हीट निकल रहा। तो ये जो हीट निकल रहा है, जो ऊष्मा निकल रहा है, इसलिए ऊर्जा, इसीलिए बोलते हैं श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये CO2 गैस, एक्चुअली CO2 गर्म गैस भी है ना। CO2 गैस निकलते हैं बॉडी से, H2O जल की मात्रा में जो उसमें निकल रहा CO2, अब बॉडी के अंदर जो है ये जल के माध्यम से जो वेस्ट जल भी निकलता है और क्या होता है, एनर्जी बनता है, ठीक है ना। तो ये हमारा पार्ट है। अब हम समझते हैं कि अलग अलग टाइप में, अलग अलग जैब में जो हमारा श्वसन तंत्र है जो उसमें कैसे होता है, लेकिन इसके बारे में जानेंगे। वायवीय और अवायवीय श्वसन जो होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए वायवीय श्वसन क्या होता है, वायवीय श्वसन, जब भी वायवीय श्वसन होगा तो ऑक्सीजन के साथ होगा, यानी कि ऑक्सीजन रहेगा तभी वायवीय श्वसन होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है ना। सवाल आता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन होता है। और ये श्वसन कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है ना, कोशिका द्रव्य में होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो आइए अब समझते हैं कि वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, वायवीय और अवायवीय जो श्वसन होता है, ठीक है ना, वो श्वसन जो होता है तो उस श्वसन होने के बाद जो है जो एनर्जी कैसे कैसे टूटता है ये समझते हैं, ठीक है। आपको पहले पता होना चाहिए कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो कोशिका क्या होता है, ग्लूकोज का इस्तेमाल करती है, ग्लूकोज का इस्तेमाल करके जो है एटीपी का निर्माण करता है, तब जाके बॉडी में एनर्जी मिलता है, ठीक है ना। अब देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज कैसे टूटा, ग्लूकोज जो है यहाँ पे ये जो क्रिया हो रहा है, ये कोशिका द्रव्य में हो रहा है, ठीक है ना। कहाँ हो रहा, कोशिका द्रव्य में हो रहा, ठीक है ना, कोशिका द्रव्य में हो रहा। ग्लूकोज टूटा कोशिका द्रव्य में, पायरुवेट और एटीपी के रूप में टूट गया, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एक क्रिया हो रहा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो ये कौन सा क्रिया हो जाएगा, अवायवीय, है ना जी। ये कौन सा हो जाएगा, अवायवीय क्रिया, एनारोबिक, ठीक है ना। अवायवीय क्रिया हो रहा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और ये कहां हो रहा, स्टेम हो रहा। तो जब जैसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो क्रिया हो रहा तो पायरुवेट और एटीपी टूट के एथेनॉल और CO2 में बदल जा रहा, ठीक है ना। याद रखिएगा, जब ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पायरुवेट और एटीपी के रूप में बदलता है और वो पायरुवेट और एटीपी जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में, किसमें, ईस्ट में क्रिया होता है, तो क्या होता है, इथेनॉल और CO2 निर्माण होता है। तो ये जो काम हो रहा है ना, ग्लूकोज टूटा पायरुवेट और एटीपी में, यहां से दोनों सेम कॉमन है, क्योंकि यहां से इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो सिंपल याद रखिए कि पायरुवेट और एटीपी, जब पायरुवेट और एटीपी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में टूटता है तो टूट करके एथेनॉल और CO2 बनता है, ठीक है ना। और ये जो क्रिया काम हो रहा है इस क्रिया को बोलते हैं किण्वन, क्या बोलते हैं, किण्वन कहते हैं। ओके, याद कीजिए, किण्वन का डिफिनेशन भी आप बोल सकते हैं कि जब पायरुवेट और एटीपी ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब टूटता है तो इथेनॉल और CO2 बनता है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। कितना आसान सा डिफिनेशन हो गया। अब आपको बता दूं, ग्लूकोज यहाँ पे कोशिका द्रव्य में टूटा, तो ये अवायवीय क्रिया जो हो रहा कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में ही अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में काम हो रहा, ठीक है ना। यानी कि अवायवीय जो क्रिया हो रहा कोशिका द्रव्य में ही हो रहा है ना। यानी कि जो कोशिका का जो पार्ट है, ये जो ईस्ट है, जो कोशिका का पार्ट्स नहीं है, ईस्ट से कोई एक जीव है, ठीक है ना। नख जैसे शैवाल पढ़ते हैं ना, शैवाल, कवक वगैरह, इस तरह से ईस्ट एक जीव है, तो ये कोशिका का पार्ट नहीं है। ये जो क्रिया हो रहा है इथेनॉल और CO2 बना, कहाँ हो रहा, किसमें हो रहा, ये कोशिका द्रव्य में ही हो रहा। लेकिन यहाँ देखिए पायरुवेट टूटा, एटीपी, ग्लूकोज से पायरुवेट और एटीपी टूटा, यहां से ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अब ऑक्सीजन के साथ में माइटोकॉन्ड्रिया में, तो जब अवायवीय श्वसन जो है पहला चरण में कोशिका द्रव्य में हुआ था, दूसरा चरण में कोशिका द्रव्य में ही हुआ था। लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रियम जो टूट रहा है तो पहला चरण तो कोशिका द्रव्य में होता है, लेकिन दूसरा चरण जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा, माइटोकॉन्ड्रियम हो रहा। और ये जब पायरुवेट और विखंडन टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका की ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो क्या बनता है, CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनता है। यही ऊर्जा हमारे बॉडी में है ना, जो जीव होता है, इसके जीव की बॉडी में होता है। तो याद कीजिएगा, जो वायवीय श्वसन होता है उसका पहला चरण कोशिका द्रव्य में होता है, दूसरा चरण जो होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सवाल बनता है कि जब पायरुवेट और एटीपी को विखंडन होता है, विखंडन होने के बाद CO2, H2O और ऊर्जा बनता है, ये काम कहाँ होता है,
कहाँ होता है ये काम? तो बोलिएगा माइटोकॉन्ड्रियम होता है। सवाल बनेगा जब पायरुवेट और एटीपी जब टूटता है, टूट करके इथेनॉल और CO2 बनता है, ये क्रिया कहाँ होता है? तो स्टेम होता है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। ठीक है ना, बहुत आसान समझिएगा इसको। तो ये जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा और ये क्या रहा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा। इनके ऑक्सीजन बॉडी में है तब होगा। ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रियम, और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा हाउस बोलते हैं, पावर एनर्जी है ना, एनर्जी हाउस बोलते हैं। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रियम ये काम हो रहा। अब तीसरा क्या है? ये जो पायरुवेट और एटीपी जो है क्या होता है? ये टूटता है और क्या होता है? लैक्टिक अम्ल बन जाता है पेशीय कोशिका में ऑक्सीजन की कमी से, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं, ऑक्सीजन की कमी से। अनुपस्थिति के मतलब हुआ कि कुछ भी नहीं ऑक्सीजन है। यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये काम हो रहा था, और ये ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन के अभाव में काम हो रहा, यानी कि थोड़ा मेरा मात्रा में होता है। ठीक है ना। और अक्सर जब हम कुछ काम करते हैं ना, तो हमारे मांसपेशी वगैरह दर्द करने लगता है ना, क्रैम्प आ जाता है, ऐंठन मरोड़ आ जाता है। कारण यही है कि हमारे बॉडी में जो एटीपी वगैरह जो है ये क्या होता है? लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में, और हमारा जो बॉडी जो एनर्जी है वो एनर्जी लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। तो क्या होता है? बोलते हैं हमारा बॉडी दर्द कर रहा है ना। शुरू आप डिप से मार लीजिए, 20-25 बार डिप से मार लीजिए शुरू, अब फिर करो नहीं मारिए, देखिए कितना बॉडी पेन करेगा। तो वहां पे क्या होगा? जो बॉडी जहां पे पेन हो रहा है, जब क्रैम्प आ गया, जब ऐंठन मरोड़ आ रहा है ना, बॉडी दर्द कर रहा, लैक्टिक अम्ल वहां पे जमा हो गया। ठीक है ना। तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आपका ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है, बहुत ही काम आने वाला है इसका। अब हम समझते हैं श्वसन तंत्र के बारे में बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है ना। सबसे पहले जानते हैं जो पौधों में जो श्वसन होता है ना, पौधों में श्वसन 3 तरह का होता है। एक जो पौधे होते हैं, पौधा अपना सतह से जो श्वसन करता है, कभी कभी पौधा ऑक्सीजन जो होता है ना, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो लेता है और ऑक्सीजन जो छोड़ता है, वो पौधा कभी कभी सतह से भी छोड़ता है। और जो सतह से छोड़ता है, अगर पौधा अगर सतह से श्वसन छोड़ रहा, ले रहा, तो वो जो विसरण के माध्यम से, ठीक है ना, याद कीजिएगा, डिफ्यूजन, विसरण के माध्यम से पौधा अपने सतह से भी श्वसन करते हैं जी, है ना। पौधा जो सतह होता है ना, यानी कि जो तना होता है, जो भी बोलो, है ना, उससे भी श्वसन लेते हैं, छोड़ते हैं। पत्ती तो करते करते वो अपने तना से भी, जो पौधे का जो सतह है ना, उससे भी श्वसन लेते हैं, छोड़ते हैं। तो जो तना या सतह से जो श्वसन कर रहे हैं पौधे, वो जो विसरण के माध्यम से श्वसन कर रहे हैं। एक्चुअली पौधा में तो सबसे बड़ा भाग अगर देखा जाए तो वो क्या है? पत्ती है। जो पत्तियों में रंध्र पाया जाता है, स्टोमाटा, जानते हैं। तो स्टोमाटा के माध्यम से पौधे क्या करते हैं? पत्तियों के, अगर पत्तियों में श्वसन होगा तो स्टोमाटा के माध्यम होगा। लेकिन कभी कभी बूढ़ा पेड़ हो जाता है ना, बुढ़ा जाता है पेड़, बहुत 15 साल 20 साल पुराना पेड़ है, तो अपना वो भी तना से लेना शुरू करता है। जो तना होता है ना उसका, जो मोटा सा तना बन जाता है, उससे भी श्वसन लेना शुरू कर देता है। ठीक है ना। तो याद कीजिएगा श्वसन, तो पत्तियों में श्वसन अक्सर ज्यादा करके पेड़ पौधों में होता है, वो रंध्र के द्वारा, स्टोमाटा होता है। और जो एक कोशिकीय जो जीव है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो इसके भी कोई श्वसन अंग नहीं है। एक कोशिकीय जीव के लिए कोई स्पेशल श्वसन अंग नहीं है। आपको पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, पोषण में, जिस तरह से अमीबा, उसके खाने के पास कोई मुंह नहीं बना हुआ है। जब खाना होता तो मुंह नियर बन जाता है ना। जब जाना होता है तो उस तरह से बन जाता है, जब बॉडी से निकालना होता है तो उस तरह से बन जाता है उसका शरीर। ठीक है ना। तो श्वसन करने में भी, जब श्वसन करना होता है तो वो क्या होता है? वो अपने बॉडी में श्वसन कैसे करता है? विसरण के माध्यम से। जो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं ना, कोशिका, अमीबा बोलो या पैरामीशियम बोलो, वो जो श्वसन करते हैं विसरण के माध्यम से, डिफ्यूजन के माध्यम से। सवाल बन सकता है कि अमीबा में या एक कोशिकीय जीव में श्वसन किस माध्यम से होता है? विसरण के माध्यम से होता है या प्रासरण के माध्यम से होता है? तो याद कीजिएगा, विसरण के माध्यम से होता है। ठीक है। अब ये एक कोशिकीय जीव है, तो इसमें श्वसन के लिए कोई अलग से अंग नहीं है इसके लिए, है ना। अब जानते हैं जो बहुकोशिकीय जीव होता है, जैसे जिसमें बहुत सारा कोशिका पाया जाता है, जैसे कि मानव हो गया, जानवर हो गया, कीट फटिंगा हो गया, है ना, जल में रहने वाला जीव हो गया, तो इसमें बहुत सारा कोशिका है। तो इसके लिए स्पेशल श्वसन अंग बना हुआ है ना, स्पेशल श्वसन अंग बना हुआ है। सबसे पहले जानते हैं स्तनधारी, जो मानव होता है, स्तनधारी उसे होता है जो जीव अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उसको स्तनधारी कहते हैं। तो जितना मानव है ना, वो सब स्तनधारी आ जाएगा। कुछ जानवर भी बहुत सारे हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो वो भी क्या हो जाएगा? स्तनधारी होता है। ठीक है। अब समझिए, जो स्तनधारी होता है उसका जो श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। बच्चन हम लोग क्या समझते थे कि नाक है, नाक एक श्वसन का नली है, मुंह से श्वसन लेते कभी कभी, है ना। नाक बन गई तो नाक से कभी श्वसन, कभी मुंह से श्वसन लेते हैं, लेकिन ये दोनों श्वसन नली है, ये अंग नहीं है। अगर नाक काट देंगे तो क्या श्वसन नहीं ले पाएंगे? श्वसन ले पाएंगे। ठीक है ना। तो श्वसन का जो मेन हमारा फेफड़ा है स्तनधारी, देखिए
श्वसन कहाँ हो रहा, अगर ये फेफड़ा नहीं होता तो इस पे कुछ हरकत नहीं होता, फिर तो नाक में ही आना जाना होता सब श्वसन का, ठीक है ना। तो फेफड़ा मेन श्वसन अंग है जिसको लंग्स कहते हैं। तो स्तनधारी या मानव बोल सकता है, स्तनधारी कहते हैं, मानव भी लिखा जा सकता है। तो मानव में श्वसन तंत्र कौन है, फेफड़ा है। कीट फटिंग होता है, कीट इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट जैसे कि देखिए तिलचट्टा हो गया, कॉकरोच जिसको बोलते हैं ना, टिड्डा हो गया, ग्रास हॉपर हो गया, इस तरह से जो कीट फटिंगे होते हैं ना, उसमें क्या होता है, श्वसन अंग ट्रैकिया होता है, जिसको श्वास नली कहते हैं, ट्रैकिया। इस तरह से देखिए हमारे बॉडी में यहाँ पे जो बना हुआ है ना मोटा सा ये पार्ट है हार्ड वाला, वो ट्रैकिया है। तो जो कीट फटिंगे होता है वो जो श्वसन है उसके लिए फेफड़ा वगैरह नहीं होता है, श्वास नली यानी कि ट्रैकिया होता है, ठीक है। जो जलीय जीव, जो जल में रहने वाला जीव है, जैसे मछली हो गया, मगरमच्छ हो गया, बहुत सारा जीव है ना, वो जो कैसे करता है, कुलोम के द्वारा करता है, गिल्स के द्वारा करता है, जिसको गलफड़ा कहते हैं, उर्दू में गलफड़ा कहते हैं, आप यहां समझे कुलोम या इंग्लिश में गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं, ठीक है ना। तो जो मछली का श्वसन अंग क्या है, गिल्स है, कुलोम है। ओके, मेढक के बारे में समझ याद कीजिए कि मेढक जो श्वसन है, ये मेढक 3 प्रकार का श्वसन करता है, एक त्वचा से भी करता है और फेफड़ा से भी करता है, और जो मेढक का छोटा बच्चा होता है ना, मछली जब देखने में लगता है इतनी इतनी को, टेडपोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेडपोल, मेढक के छोटा बच्चा को। आप देखिएगा बच्चे में पानी बरसात के दिन में मेढक के बच्चा छोटा छोटा लगेगा मछली है, और मछली ने उसको पालिएगा तो बड़ा मेढक बन जाएगा वो, ठीक है ना, लगेगा उसका बॉडी भी एकदम बीच में मोटा लगेगा, है ना। तो मेढक के बच्चा टेडपोल होता है, मेढक के जो बच्चा होता है वो गिल्स से श्वसन करता है, ठीक है ना। लेकिन मेढक जो होता है वो त्वचा से भी करता है और फेफड़ा से भी करता है, दोनों माध्यम से करता है मेढक श्वसन, ठीक है ना, दोनों माध्यम से करता है। तो ये बात समझ में आ गई, श्वसन अंग जो कि अलग अलग जीव में अलग अलग श्वसन अंग बना हुआ है। अब समझते हैं हम लोग स्वच्छवास, ब्रीदिंग। देखिए होता क्या है, सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। सांस ले रहे, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, स्वच्छवास कहते हैं। सवाल आता है कि श्वसन सांस लेने या सांस छोड़ने, सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। अब देखिए सांस लेने को निःश्वसन कहते हैं, क्या कहते हैं, निःश्वसन, और सांस छोड़ने के निःश्वसन। निः देखिए यहाँ पे हलन पे क्या होता है, विसर्ग लगा हुआ है, निःश्वसन। तो निःश्वसन मतलब इंस्पायरेशन, अंदर जा रहा, और निःश्वसन मतलब बाहर निकल रहा, यानी कि बोल सकते हैं निःश्वसन और निःश्वसन की क्रिया को क्या कहते हैं, स्वच्छवास कहते हैं, ठीक है ना। सवाल बन सकता है निःश्वसन और निःश्वसन की क्रिया को स्वच्छवास कहते हैं। तो निःश्वसन मतलब सांस लेना और निःश्वसन मतलब सांस को छोड़ना। तो लेना और छोड़ना, सांस लेना और सांस छोड़ना को क्रिया को क्या कहते हैं, स्वच्छवास कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि सांस जो लेते हैं एक्चुअली मुख्य रूप से नाइट्रोजन हम लोग लेते हैं, क्योंकि जो वायुमंडल में जो कुछ मिला है वही तो सांस लेंगे हम लोग, वायुमंडल में जो कुछ मिला वही तो सांस ले पाएंगे। तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, 78% सांस हम लोग अंदर ले लेते हैं। लेकिन जब छोड़ने की बारी आता है तो नाइट्रोजन पूरा छोड़ देते हैं, यानी कि नाइट्रोजन जितना अंदर जाता है उतना बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। लेकिन ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना है, 21% है, और जब 21% हम अंदर लेते हैं, ठीक है ना, तो छोड़ते कितना है, 17% छोड़ते हैं, मतलब 4% जो है ऑक्सीजन का यूज हो जाता है, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परसेंट कितना है, और वायुमंडल में 0.03, जितना वायुमंडल में परसेंट है वही परसेंट हम लोग अंदर ले रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि जितना सांस ले रहे हैं उस सांस में, उस हवा में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। लेकिन देखिए यहाँ पे 0.03% लिए, यानी कि 1% भी नहीं लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लेकिन छोड़े 4%। क्या है कि देखो 21% हो गया ना ऑक्सीजन, 21% लिए थे हम लोग और 17% छोड़ रहे थे, तो बाकी 4% का रिएक्शन हुआ और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल गया, ठीक है ना। तो ये आप याद कीजिएगा, स्वच्छवास किसको कहते हैं, निःश्वसन और निःश्वसन की क्रिया को स्वच्छवास कहते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं श्वसन तंत्र के बारे में, ठीक है ना। तो इससे पहले हमने सारा कुछ पढ़ लिया, अब श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे एक फिगर बना दिया है लंग्स का, ठीक है ना, फेफड़ा का फिगर बना दिया लंग्स का, ठीक है। अब इसका जो पार्ट है इसके बारे में जानते हैं, इसका क्या फंक्शन है वो जानते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें जो पार्ट है ये श्वसन मार्ग है, श्वसन मार्ग कहते हैं इसको, जो श्वसन यानी कि जब हम नाक से जो सांस लेते हैं और जो फेफड़े तक पहुंचता है वहां तक के जो रास्ता है उसको बोलते हैं श्वसन मार्ग। नाक से लेकर फेफड़े तक जो मार्ग जहां से होकर श्वसन गुजरता है, ऑक्सीजन गुजरता है, तो
तो वो जो मार्ग है ना, उसी मार्ग को क्या क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग। इसमें देखिए यहाँ पे श्वसन मार्ग क्या है, नासा छिद्र है, नाक का जो छिद्र देख रहे हैं ये नासा छिद्र है। फिर है नासा कपाट, यहाँ पे देखिए एक हड्डी है नाक के पास, ठीक है ना, यहाँ पे नाक के पास हड्डी, उसको बोलते हैं नासा कपाट कहते हैं। फिर है लैरिंग्स, लैरिंग्स बोलते हैं ग्रसनी, जो हलक बोलते हैं ना, हलक, उसी को बोलते हैं लैरिंग्स, ग्रसनी बोलते हैं। और एक सॉरी फैरिंग्स, फैरिंग्स हो गया ग्रसनी हो गया, और लैरिंग्स हो गया स्वर यंत्र, जहां से हम बोलते हैं ये जो देख रहे हैं, जो कंठ जो देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, हलक अलग है और कंठ अलग, जहां से आवाज निकलती है, ठीक है ना। फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया की जो नली गया हुआ है ट्रैकिया है, जिस तरह में फिगर में दिख रहे होगा आप, यहीं पे आपको नासा छिद्र, नासा द्वार वहीं पे मिलेगा, नासा कपाट यहीं पे मिलेगा, नासा कपाट हो गया, लैरिंग्स फैरिंग्स यहीं पे देखने को मिलेगा। और ये जो नली है ना, ये क्या है, ट्रैकिया है, ट्रैकिया करके एक नली बनी हुई है। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, ब्रोंकाइज है, ब्रोंकाइज को बोलते हैं श्वासनीय बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, श्वासनीय, वैसे इंग्लिश में ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है ना। और ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्योलस है, ब्रोंक्योलस उसको श्वासनिकाओं बोलते हैं। उसके बाद एलुवेली एक अलग, उसके बाद आता है पार्ट वायु कोशिका, उसके बाद फिर ब्लड में ब्लड ऑक्सीजन जाता है, उसके बाद खून में जाता है। अब देखिए ध्यान से, जब हम कोई सांस लेते हैं नाक से ना, नाक से सांस लेते हैं, नाक जो सबसे पहले बोलते हैं नाक, नासा छिद्र, जो दोनों छिद्र है नासा छिद्र बोलता है। इसके अंदर में चिपचिपा टाइप का पदार्थ होता है और उसको म्यूकस कहते हैं, है ना, म्यूकस कहते हैं। उंगली डाल के देखोगे तो आपको चिपचिपा का सब पदार्थ निकलेगा, उसको म्यूकस कहते हैं। तो यहीं से जो है वो क्या करता है, म्यूकस का काम क्या, वहां पे नाक में छोटे छोटे बाल भी होते हैं जो वायु को फिल्टर करते हैं ना। अगर फिल्टर नहीं करेंगे तो फिर हमारे फेफड़ा में जो है धूल कण सब चल जाएगा अंदर में, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, जो बाल है नाक में वो उसको जो वायु कण होते हैं उसको रोक लेता है, और फिर वो जो जाके जमा हो जाता है, म्यूकस टाइप का बन जाता है वहां, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे सांस लेते हैं तो नासा छिद्र में जाता है सांस, नासा छिद्र से नासा कपाट के होते हुए लैरिंग्स जाता है, हलक के पास जाता है, हलक, है ना। हलक के पास जाने के बाद फिर क्या होता है, सॉरी फैरिंग्स के बाद लैरिंग्स में जाता है, स्वर यंत्र, जिसके स्वर यंत्र मतलब जो हम बोल रहे हैं ना, जहां से आवाज निकल रही वो स्वर यंत्र है। उसके बाद जो है ट्रैकिया, यही ट्रैकिया है, ठीक है ना। और यही ट्रैकिया आपने पढ़ा कीट फटिंगों वगैरह में ट्रैकिया, इसी से वो सांस वगैरह ले लेते हैं। लेकिन मानव क्या सांस लेते हैं, मानव का जो मेन श्वसन अंग है वो फेफड़ा है, ठीक है। ये सब जो है श्वसन अंग है, ठीक है, श्वसन तंत्र है बोले या श्वसन अंग बोले, ठीक है। तो यहाँ से वायु आता है, वायु आने के बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से सी टाइप का बना होता है, हड्डी आपने देखा होगा, एक ऐसी मुलायम टाइप की हड्डी होती है, जो हल्का से उसमें हड्डी होता है, हड्डी रहता है लेकिन मुलायम होता है, उसको आप तोड़ सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे जो हार्ड वाला जो हड्डी है ना, हार्ड, आप इसको उंगली दबा के यहाँ पे देखो तो आपको लगेगा कि पतली 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 हड्डी में रेखा टाइप की बनी हुई है। तो अगर ये हड्डी नहीं रहेगी तो फिर कोई दबा देगा टेटुआ तो फिर दब जाओगे, ठीक है ना। इसलिए जो ये हड्डी थोड़ा हार्ड होता है ताकि हम सांस ले पाए, हम ये फूला रहे थोड़ा सा, ठीक है ना, इसीलिए। तो यही हड्डी है हमारा, और यही जाके फिर जो है ना दो पार्ट में बढ़ जाता है। यहाँ से देखिए दो पार्ट में बढ़ गया, तो पहले जो ट्रैकिया था, ट्रैकिया दो पार्ट में बढ़ गया, उसको बोले ब्रोंकाई बोले, ठीक है ना। ट्रैकिया दो पार्ट में बढ़ा, ये दोनों पार्ट को, ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। और ब्रोंकाई जाकर फिर छोटे छोटे पार्ट में बढ़ गए, देखिए ये वाला ये वाला ये वाला, देखिए यहाँ पे देखो मैंने कर दिया है। तो इसको बोलते हैं ब्रोंक्योलस, क्या बोलते हैं, ब्रोंक्योलस बोलते हैं। और ब्रोंक्योलस के बाद फिर छोटे, वहां पे जो है ब्रोंक्योलस के बाद छोटे छोटे गुच्छे टाइप का दिखता है, ठीक है ना, तो वो उसको बोलते हैं एल्वियोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्वियोली। यहाँ पे मैंने हिंदी लिख दिया वायु कोश बोलते हैं। तो एक्चुअली हम जब नाक से सांस लेते हैं तो पहुंचता है यहीं पे, पहुंचता है एल्वियोली के पास पहुंचता है, और यहाँ पे होता है डायफ्राम, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, डायफ्राम होता है, जो मदद करता है हमको श्वसन लेने में छोड़ने में। जब हम सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम छोड़ता है तो फेफड़ा क्या होता है, ऊपर जाता है, जब श्वसन जब छोड़ते हैं तो नीचे जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है फेफड़ा उतना पावर नहीं कि ऊपर करे, डायफ्राम में पावर है, जो कि हम जब सांस लेते हैं तो ये ऊपर ढकेलता है, ठीक है ना, ढकेलता है तो हम जाके सांस लेते हैं, और जब ऐसे करते हैं तो ये जो अंदर चल जाता है, ठीक है ना। तो होता है कि जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन पहले ट्रैकिया में आते हुए कहां पे, ब्रोंकाइस में आते हुए यहाँ तक आ जाता है, ब्रोंक्योलस के पास आ जाता है, और ब्रोंक्योलस के पास जो है आते कहां, एलुवेली के पास आ जाता है, ठीक है ना। एलुवेली के पास आ जाएगा, और एलुवेली के पास आते जो है, जैसे एलुवेली के पास आता है वहां पे जो है O2 यहीं पे मौजूद रहता है, O2 है ना, ऑक्सीजन सॉरी ब्लड, यहाँ पे हीमोग्लोबिन यहीं पे मौजूद आया हुआ रहता है एलुवेली के पास। और जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन आता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले लेता है। जैसे हम सांस लिए फेफड़ा के पास गया, एलुवेली के पास जाता है ऑक्सीजन के पास हीमोग्लोबिन रहता है, और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और पूरे बॉडी में क्या होता है, पूरे बॉडी में पहुंचा जाता है।
कोशिकाओं में, पूरे बॉडी की कोशिकाओं में पहुंचाता है। और कोशिकाओं में आपने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और वहां पे जब क्रिया होता है, फंक्शन होता है, तब जाके ग्लूकोज में बदलता है और हमको फिर वहां पे एनर्जी मिलता है। अब जैसे वहां पे फंक्शन होता है तो जाके वो रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, CO2 में बदल जाता है ना, CO2 बन जाता है। CO2 फिर हम सांस को छोड़ते हैं। तो जैसे फिर सांस को छोड़ते हैं CO2 को, तो CO2 जहां पे बनता है सेल के पास, वहां फिर ऑक्सीजन यानी कि फिर वहां पे हीमोग्लोबिन उसको CO2 को पकड़ता है और कहां पे लाता है, यहाँ पे लाता है। फिर हम जो सब सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो याद कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया कि जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने में हमारा कौन कौन सा श्वसन तंत्र काम आता है, और श्वसन सांस हमारा जाता कहाँ तक है ना, श्वसन जाता कहाँ तक है। तो ये पार्ट का नाम याद करेंगे, एकदम आपको फिगर बनाने के सवाल आएगा तो फिगर पार्ट का नाम बस ऐसे याद करेंगे। नाक है, नाक नासा छिद्र है, नासा कपाट है। फिर यहाँ पे क्या हलक जिसको बोलते हैं फायरिंग्स कहते हैं। फिर वहां पे श्वसन तंत्र बिल्कुल लैरिंग्स कहते हैं। फिर ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया दो भाग में बढ़ गया, ब्रोन क्या बोलते हैं, ब्रोनकाई बोलते हैं। अब ब्रोनकाई जो है फिर छोटा छोटा भाग में बढ़ गया तो ब्रोनक्यूलस बोलते हैं। और ब्रोनक्यूलस पास छोटे छोटे गुच्छे टाइप का बना होता है, उसको बोलते हैं एलोवेट। ये पार्ट का नाम लिख लीजिएगा और बाकी फिगर बनाइएगा, ठीक है ना। अब हम जानते हैं यहाँ पे डायफ्राम है, डायफ्राम की मदद से जो है हमारा फेफड़ा जो है ऊपर नीचे होता है, जिस तरह से हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, ठीक इसी की मदद से होता है, ठीक है ना। ये समझ आ गया। अब हम एक चीज और आपको मैं बताता हूँ कि जब हम सांस लेते हैं तो श्वसन तंत्र और जो खाना खाते हैं वहां पे बीच में कैसे होता है, हमारा काम कैसे करता है। श्वसन लेते हैं फिर खाना खाते हैं, दोनों काम एक ही करते हैं। हमारा ये जो मुंह जो है, मुंह अंदर यहाँ पे एक ही नली है, नली एक ही है यहाँ पे, दो नली नहीं एक ही नली, और एक नली आगे जाके बढ़ जाती है ना। एक नली खाने वाला के लिए बन जाता है, एक नली श्वसन के लिए चल जाता है। यानी कि एक नली चल जाता है अमाशय में खाना भोजन के लिए, और एक नली चल जाता है कहाँ पे, फेफड़ा में चल जाता है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे यहीं पे एक नली रखा है, श्वसन तंत्र है, जहां पे आप लैरिंग्स समझ, लैरिंग्स श्वसन तंत्र, वहीं पे जो है एक रहता है। जैसे कि हमारा आया और ये दो भाग में बढ़ गया, दो भाग में बढ़ गया, ठीक है, दो भाग में बढ़ जाता है यहाँ पे। तो एक हमारा हो गया, एक श्वसन तंत्र के लिए चल जाता है, एक मान लीजिए यहाँ पे एयर के लिए चल गया, एक हमारा फूड के लिए चल गया, भोजन के लिए। तो यहाँ पे एक होता है, एक यहाँ पे क्या बोलते हैं, गेट बना रहता है, गेट बना रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे गेट बना रहता है जिसका नाम है एपिग्लोटिस, ठीक है ना, एपिग्लोटिस। ये यहाँ पे गेट बना रहता है, यहाँ पे रहता है मतलब ढक्कन के जैसा बना रहता है। जब हम खाना खाते हैं तो ये क्या होता है, श्वसन तंत्र जो श्वसन वाला जो भाग है ना, ये झप जाता है जाके, है ना। यहाँ पे इस तरह में बनाते हैं, यहाँ पे क्या होता है, झप जाता है जाके। जब हम खाना खाते हैं तो ये झप जाता है और ये फिर खाना इधर चल जाता है। जब उसके बाद तुरंत जब सांस लेते हैं तो ये वाला इधर आ जाता है, यानी कि ये वाला क्या हो जाता है, इधर आ जाएगा, इधर ऑटोमेटिक ये आ जाएगा अपने आप, ठीक है ना। तो ये काम कौन करता है, जैसे कि हमारे बॉडी में अगर खुद ही हम काम करने लगे सारा काम तो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बॉडी में इतना सारा क्रिया हो रहा, श्वसन का अलग काम हो रहा, प्रकाश जाए, भोजन का जाने का अलग काम हो रहा, अंदर में फंक्शन अलग सा हो रहा है ना, बॉडी के अंदर हार्मोन रिलीज होना, एंजाइम्स होना, सबका अलग अलग काम हो रहा। तो ये सारा काम ब्रेन के माध्यम से होता है, ठीक है ना। हम अगर खुद से कहने लगे कि खाना खा रहे तुम श्वसन वाला बंद हो जाओ, या श्वसन कर रहे हैं खाना वाला बंद हो जाओ दरवाजा, तो ये इम्पॉसिबल है, कर ही नहीं पाएंगे, फिर तो दुनिया का भी कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा काम ब्रेन जो है कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे हम सांस लेते हैं दिमाग के पास जाता है मैसेज, तुरंत बंद करो गेट वाला, खाने वाला गेट जो बंद कर दो, तो तुरंत खाने वाला गेट बंद होता है, श्वसन चल जाता है, ठीक है ना। और जब श्वसन करते हैं तो खाने वाला गेट बंद होता है, ठीक है ना, और श्वसन चालू होता है। जब खाना खाते हैं तो श्वसन बंद होता है, ये चालू हो जाता है। तो इस तरह से ये जो एपिग्लोटिस है ये बहुत ही हेल्प करता है। सोच सकता है अगर एपिग्लोटिस नहीं रहेगा तो फिर खाना कभी कभी चल जाएगा फेफड़ा में। और वही हाल होता है जब हम कुछ खा रहे होते हैं, खाना खा रहे हैं और सोच रहे हैं कुछ और के बारे में सोच रहे हैं, दिमाग कहीं और काम कर रहा है ना, खाना भोजन कर रहे हैं दिमाग और काम कर रहा है। तो एपिग्लोटिस को पता ही नहीं चल रहा कि भोजन आ रहा कि एयर आ रहा, हवा आ रहा कि खाना आ रहा, तो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है ना। हम क्या करते हैं, खाना खा रहे हैं, आप किसी बारे में या तो बात कर रहे हैं, खाना खाते खाते बात कर रहे हैं, दिमाग कहीं और बिजी हो गया, ठीक है, दिमाग कहीं और बिजी हो गया। तो ये जो यहाँ पे जो एपिग्लोटिस है ये कंफ्यूज हो गया कि हम खुले या इधर जाए किधर जाए, तो कंफ्यूज हो जाता है। लास्ट में बेचारा जिधर भी मर्जी उधर घूम गया। अगर श्वसन की तरफ घुमा तब तो ठीक खाना चल जाएगा अंदर अमाशय में, लेकिन जैसे इधर घुमा तो तुरंत भोजन चल जाएगा फेफड़ा में, और जैसे ही फेफड़ा में जाएगा तो फिर आपको हिचकी आ जाएगा, है ना, हिचकी आ जाएगा। और कब तक हिचकी रहेगा, जब तक तुम्हारा
फेफड़ा से जो भोजन किया, फेफड़ा पूरा भोजन को धक्का मारता है कस के, वही हिचकी होता है, कस के धक्का मारता है। तो ऐसे करके बोलते हैं, तो ये हिचकी मारता है ना, हच का मतलब मारता है, तो जाके जो भोजन का होता है पार होता है। तो हम पानी पी लेते हैं तो भोजन निकल जाता है, ठीक है। तो हिचकी आने की ही वजह है। तो हिचकी जब आता तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमको किसी ने याद किया, तो एक्चुअली गलत है। एक्चुअली हम ही किसी को याद कर रहे थे, या कुछ हम बात कर रहे थे, दोस्तों में बात कर रहे थे, या किसी को याद कर रहे थे, दिमाग को कहीं बिजी कर दे रहे थे, तो इसकी वजह से क्या होता है, हिचकी आ जाता है, ठीक है। तो एपिग्लोटिस का यहाँ पे काम है। ये समझ में आ गया कि हिचकी कैसे आता है, हमारा भोजन जो श्वसन होता है, श्वसन तंत्र हमारा कैसे काम करता है। और उसके बाद आप कुछ बातें याद कर ले कि हमारे बॉडी में जो श्वसन होता है, जो एक नॉर्मल से इंसान होता है, नॉर्मल से जो मानव होता है, वो 16 से 17 बार जो है श्वसन एक बार में कर सकता है। 16 से 17 बार, ये संख्या घट बढ़ सकता है। सोने जब आदमी को जागता है तो ज्यादा श्वसन होता है, 16 से 17 बार, और जब सोते हैं तो श्वसन दर कम जाता है, आराम से एकदम सांस लेते हैं ना, 12-13 बार इस तरह से सांस लेते हैं, ठीक है। तो श्वसन तंत्र फिलहाल यही पढ़ना था, यहीं पे हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ये वाला चैप्टर श्वसन तंत्र। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो आप नहीं देखे हो तो पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए शुरू से, है ना, ताकि आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब जब ये फिगर बनाने के लिए आएगा तो आप आराम से फिगर को बना करके एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है ना। इसका पार्ट का नाम लिख के आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ पे ये होता है, उसके बाद फिर फायरिंग्स होता है, फिर लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स के बाद फिर ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया 2 भाग में बटा होता है, जिसको ब्रोंकाई कहते हैं, फिर ब्रोंकाई भी कुछ पार्टों में बटा होता है फेफड़ा के अंदर। ये लंग्स, एक बात मैं बताना भूल गया, लंग्स जो है यहाँ पे डबल दोहरी झिल्ली का बना होता है, जो घेरा होता है, गुलाबी कलर का होता है, जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल इसमें तो हमारा मेन पार्ट है श्वसन का, क्या है, फेफड़ा है। मैंने बताया मेंढक का चमड़ा है, और फेफड़ा जो सांस लेता है, मछली का मैंने बताया गिल्स है, ओके। इस तरह से ट्रैकिया, आपको कीट फटिंगा के बारे में जानना है, ठीक है। तो वीडियो क्लास करते हैं, फिलहाल वीडियो क्लास करते हैं। आपको इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी मैं बताऊंगा, पॉइंट आपको कौन सा पार्ट फिजिक्स का या केमिस्ट्री का जो भी है ना, या बायोलॉजी का जो पार्ट है, वो मैं पार्ट करके एक टॉपिक वाइज वीडियो लाऊंगा, ताकि आपको कम समय में अच्छे तरीके से नॉलेज मिल पाए, ज्यादा समझ में आए, ठीक है ना। तो फिलहाल वीडियो क्लास करते हैं यहाँ पे। अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करना, दैट्स ऑल, एंड वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना। ओके, बाय।